Hello my dear students, I am Nikhil Garg. Welcome to the Sauriya concept classes once again. तो प्यारे बच्चों, आ गया वो टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से एग्जामिनर एक क्वेश्चन 4 या 5 नंबर में पक्का डालता है। तो कंसंट्रेशन से, फोकस से आज किस लेक्चर को बड़े अच्छे से समझना। अपनी पेन कॉपी जो है, जो मैं बोर्ड पे लिखूं, राइट डाउन करते रहना साथ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। ओम्स लॉ, यू कैन सी ऑन योर बोर्ड ओम्स लॉ। क्या है ओम्स लॉ, क्यों पढ़ रहे हैं ओम्स लॉ, ये इन सारी बातों का आज हम जिक्र करेंगे डिटेल में। ओहम कौन है, क्या इसने दिया, क्यों दिया, क्या इससे रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं और इनको हम कहां यूज करेंगे, इन सारी बातों का आज बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में हम इसको समझेंगे। तो ओहम जो थे वो एक बाबा थे, ओहम बाबा, ठीक है ना। तो बड़े ही इंटरेस्टिंग तौर पर हम इसको बोल सकते हैं ओहम्स लॉ को, ओहम बाबा। तो हमारे ओहम बाबा ने क्या किया, दो वेरिएबल्स लिए, जिन दो वेरिएबल्स का मैं अपने पिछले लेक्चर्स में जिक्र कर चुका हूं बड़े अच्छे तरीके से। एक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको आपने V से डिनोट किया, एक आपका इलेक्ट्रिक करंट जिसको आपने I से डिनोट किया। तो बेसिकली आवर ऑनरेबल साइंटिस्ट सर ओहम फाउंड ए रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स V एंड I, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट। ओहम्स लॉ ने, हमारे साइंटिस्ट ओहम ने एक रिलेशनशिप को फाउंड किया, एक संबंध देखा, किसके बीच में, बिटवीन V एंड I। इन दो वेरिएबल्स के बीच में इन्होंने कोई संबंध देखा कि ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे उसने रिलेशनशिप देखी। तो ओहम बाबा एक दिन अपनी लैब के अंदर बैठे हुए थे और उन्होंने कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट्स किए इन दोनों को। उन्होंने क्या किया, उन्होंने, यू कैन सी, उन्होंने कंडक्टर लिया L लेंथ का, उन्होंने एक L लेंथ का कंडक्टर लिया जी, वाह, ठीक है। और उस L लेंथ के कंडक्टर को कनेक्ट विद सेल ऑफ V वोल्ट के सेल से कनेक्ट कर दिया। और उन्होंने देखा V वोल्ट के कनेक्ट करने से, आपको पता है मैंने इस चीज का जिक्र पहले ही कर दिया, जब भी एक सर्किट कंप्लीट होगा बच्चों, दो प्रकार के करंट बनेंगे, दो ब्यूटीफुल से, प्यारे से, सुंदर से करंट बनेगी। एक करंट जो लोगों ने माना, एक करंट जो एक्चुअल में फ्लो करता है, रियल में माना जाता है कि इसी की वजह से करंट है, और एक लोगों ने माना कि इसकी वजह से होता है। जो करंट लोगों ने कन्विंस किया, माना, सेल की वजह से, बोला, जिक्र किया था प्रीवियस लेक्चर में। अगर नहीं सुना है, नहीं देखा है, अब तक नहीं पढ़ा, प्लीज 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 पिछले लेक्चर्स में जाके उन दोनों करंट्स की आप अच्छे से स्टडी करो। इलेक्ट्रिक करंट, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टाइप कीजिए, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट साउरिया कॉन्सेप्ट क्लासेस, नाम आ जाएगा उस लेक्चर का, ठीक है। तो क्या हुआ, जो सेल की वजह से जो करंट चलता है उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। जो यहां से करंट निकलता है वही आप सिलेबस में पढ़ते हो, वही आपका करंट है, वही फॉर्मूला है, वही आपके सिलेबस में दिया गया। और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट चलता है, आपको पता है कि ये जो है हमारा कंडक्टर है। एंड यू नो व्हाट्स इंपॉर्टेंट थिंग लाइज इन द कंडक्टर, देयर आर लार्ज नंबर, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समुद्र जितने इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो बैटरी का, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल अटैक दिस इलेक्ट्रॉन्स इन अ यूनिक डायरेक्शन, इन यूनिक डायरेक्शन, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड रिजल्ट्स इनटू ए बेसिक, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ करंट को यहां रिजल्ट करता है, ऐसे ऐसे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां 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 नीचे सेल में घुसे, बैटरी के सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में घुसेंगे, नेगेटिव से निकलेंगे, और ये कंटिन्यूअस घूमते हैं, क्लोज सर्किट। लेकिन यहां से जो करंट निकलता है
ये जो करंट इधर आ रहा है, एक सर्किट में दो टाइप्स के करंट होते हैं, आई हैव डिस्कस अर्लियर। इन ए सर्किट देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, वन ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड वन ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज which is emitting from the cell, positive charge, and that is the conventional current which is convinced by our earlier scientist before the discovery of this actual current. इस actual current की डिस्कवरी से पहले लोगों ने माना कि सेल एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट देता है। ये करंट आई और ये है हमारा ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये है हमारा कन्वेंशनल करंट। तो मुद्दे की बात पे आते हैं, बहुत होगी तत्व की बात, बेसिक की बात, ओम्स लॉ की बात पे आते हैं। ओम्स लॉ एक दिन अपने लैब में बैठे हुए एंड चेकिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड आई। क्या हुआ, कंडक्टर लिया वी वोल्ट से कनेक्ट किया और वो देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं वी वोल्ट बढ़ा रहा हूं, इस कंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, वैसे वैसे मेरी इस आई की वैल्यू भी बढ़ रही है। मींस उन्होंने देखा डस्टर कहां गया मेरा प्यारा सा डस्टर, इतना बढ़िया डस्टर। तो उन्होंने देखा जैसे जैसे वी बढ़ा रहा हूं ना, वैसे वैसे आई बढ़ रहा है। तो वी बढ़ाया तो आई बढ़ा, वी घटाया तो आई घटा। लीनियरली में हो रहा है ऐसे। जब दो चीजें एक दूसरे के आमने सामने हो तो उसको फिजिक्स में बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसा अगर ए और बी आमने सामने हो तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर इधर वाली चीज बढ़ती है ना तो इधर वाली भी बढ़ती है, इधर वाली घटती है तो इधर वाली भी घटती है। डायरेक्टली एक दूसरे के सीधे तौर पे जो है रिजल्ट्स। और एक होता है इन दोनों के एक दूसरे के उल्टे। ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ बी, तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनको बोलते हैं इनवर्सली। आप राइट डाउन कर सकते हो बच्चों अपनी कॉपी में, जो जो पढ़ा रहा हूं बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंट से, बेसिक से, आपके हर तरीके से आपके दिमाग में फिट करने के लिए। जो बोर्ड पे टीचर छाप देता उसको राइट डाउन कर लीजिए। और इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बेसिकली जैसे V बढ़ाया I बढ़ा, मींस अगर 1 वोल्ट की सेल या बैटरी लगाई तो 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है। 2 वोल्ट की लगाई तो इसी के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा 2 एम्पियर भाई। अरे भाया जैसे जैसे हम 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट बढ़ा रहे हो तो वैसे वैसे आपका करंट भी बढ़ रहा है। एक हो गया 3 एम्पियर हो गया, एक हो गया 4 एम्पियर। वाह, मींस V और I एक दूसरे के लीनियरली बिहेव कर रहे हैं। तो लेकिन ये चीज वो कब हो रही है, ये चीज भी वो चेक कर रहा है कि V और I डायरेक्टली क्यों हो रहे हैं। जैसे V बढ़ा रहा है वैसे I क्यों बढ़ रहा है। तभी हो रहा है जब मेरी इन्वायरमेंट की, मेरे आसपास की जो रूम की कंडीशंस हैं, इन्वायरमेंटल मतलब आपका प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, अगर इनमें कोई बदलाव नहीं है ना तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। अगर बाहर आंधी चलने लगी, ठंड का मौसम हो गया, तूफान आ गया, टेम्परेचर एकदम से चेंज हो गया, तो जैसे 1 वोल्ट लगाया 1 एम्पीयर आया, 2 वोल्ट लगाया 2 एम्पीयर आया, फिर ऐसा नहीं आएगा, फिर अलग अलग गड़बड़ाया जाएगा रिजल्ट्स। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बच्चों तभी आता जब आपकी प्रेशर की, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा, जितनी भी फिजिकल इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं कांस्टेंट रहनी चाहिए। आई बस। तो राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि क्या मतलब है। तो जल्दी से इस चीज को आप राइट डाउन कर लीजिए। तो लिखो साइंटिस्ट ओहम बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में फाउंड ए
रिलेशनशिप बिटवीन V and I keeping pressure, temperature, humidity, etc. constant. And the relationship which he found is that, और जो रिलेशनशिप उसने फाउंड की वो क्या थी अभी बताया, V is directly proportional by, is that करंट फ्लोइंग, कि इस सर्किट में जो करंट बह रहा है जी वो इस V के लगाने से ही बह रहा है, जितना भी लगा रहे उतना ही बढ़ रहा है, तो करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली proportional to the potential difference applied। तो एग्जामिनर ओम्स लॉ का क्वेश्चन 3 नंबर में कई बार पूछता होगा, एक्सप्लेन ओम्स लॉ विद ग्राफ। तो अच्छा क्वेश्चन है, राइट डाउन कर लीजिए, इसको नोट्स बना लीजिए। तो साइंटिस्ट ओम ने एक रिलेशनशिप देखी V और I के बीच में, कीपिंग प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कांस्टेंट, एंड द रिलेशनशिप व्हिच ही फाउंड इज दैट करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। नाउ मैथमेटिकल इसका क्या रिजल्ट था, क्योंकि फिजिक्स में जो हम बात करते हैं बच्चों वो हवा में नहीं करते हैं, मैं बार बार कह चुका हूं। फिजिक्स में जो भी साइंटिस्ट लोगों ने, हमारे इन साइंस के लोगों ने जो चीज बना के डाली है ना फिजिक्स में, उसका एक प्रूफ दिया है, मैथमेटिकल मॉडल तैयार किया जिसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो अब क्या था वो फॉर्मूला, तो अब वो फॉर्मूला पर राइट डाउन कर लीजिए, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और फिजिक्स में जब भी इसको हटाते हैं तो इसकी जगह हमें कोई चीज लगानी पड़ेगी, ऐसे तो है नहीं हटा दिया तो इसकी जगह कुछ नहीं आएगा, इसकी जगह कोई तो लेगा, ठीक है ना। तो इसको जब हटाते हैं तो इसकी जगह ये आया, और यही वो काम था, यही वो चीज थी जो ओम्स लॉ ने इन दोनों के बीच में से निकाल के छोड़ दिया, आर का। इस आर क्या है, ठीक है। तो ये था हमारा ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला, इसको बोलते हैं हम ओम्स लॉ। राइट डाउन कर सकते बिल्कुल, ओम्स लॉ, ओके। इससे जो चीज निकाली उसने आर निकाली। आर क्या है, इस चीज का जिक्र मैं आपको कर सकता हूं सिंबल्स में। आर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का क्या मीनिंग है वो समझाता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना, कान लगा के सुनना अच्छे से। रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट, बाधा, दिक्कत, अरोड़ा जो बोलते हैं, जैसे आप रोड़ा बोलते हैं, जैसे पत्थर आ गया, रास्ते में आ गया, किस मतलब ऐसी चीज जो हमें रोके इस दुनिया में। आपको एक बात बता देता हूं, इस दुनिया में रेजिस्टेंस हर चीज का है, चाहे आपकी कंडक्टिंग सिस्टम में हो, चाहे कंडक्टर्स हो, किसी का हो, इंसुलेटर्स हो, सेमीकंडक्टर हो, ह्यूमन बीइंग हो, कोई हो, सबका रेजिस्टेंस है। किसी काम को जब करते हैं तो दिक्कत का जो है उसकी हमें डिफिकल्टी से फेस होना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तब जाके सक्सेस मिलती है। तो ऐसा कोई कंडक्टर नहीं है जो करंट को इतना इजीली फ्लो करवा देगा। अगर आप कहते हो कि कंडक्टर वो सब्सटेंस है जिसमें करंट इजीली फ्लो करता है, ये नहीं कहा फ्रीली फ्लो करता है, सुपर कंडक्टर नहीं, वो भी वहां पर भी एक कंडीशन हो तब। लेकिन कंडक्टर वो सब्सटेंस है जो करंट को इजीली तो पास होने देते हैं एक एंड से दूसरे एंड, बट विद सम दिक्कत विद सम रेजिस्टेंस, विद सम अपोजिशन। तो रेजिस्टेंस का मतलब आप लिख लीजिए कि क्या है रेजिस्टेंस का मतलब। तो V इज इक्वल टू आई आर। आर को बोलते हैं हम यहां
constant of proportionality and is known as resistance. मैथमेटिकली रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करोगे? मैथमेटिकली हाउ विल यू डिफाइन दिस वर्ड मैथमेटिकली? खोल दो जी इसको. आर यू कैन सी फ्रॉम दिस फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू वी बाई आई. फॉर्मूला आ गया. जिसका फॉर्मूला आ गया उसकी यूनिट होगी, उसका एक डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, उसकी इकाई होगी, मापने की यूनिट होगी. जैसे मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड. तो इसकी क्या है? इसकी बोलते हैं हम ये ओहम. और ये इसका सिंबल लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में. ये है एसआई यूनिट रेजिस्टेंस की. ठीक है. अब बात आती है 1 ओहम रेजिस्टेंस का होगा. तो डेफिनेशन लिख लीजिए. डेफिनेशन 1 ओहम हेडिंग लिख लीजिए. डेफिनेशन ऑफ 1 ओहम. तो इसको 1 करना है तो ये दो चीजों का रेशियो है. तो ये भी 1 और ये भी 1, तो रिजल्ट 1 इक्वल में जो पड़ा है रेजिस्टेंस. मींस 1 ओहम रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? व्हेन a current of 1 ampere is flowing after applying a potential difference of 1 volt, then you will say resistance will be 1 ohm. तो 1 वोल्ट लगाने से अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो तो 1 ओम का रेजिस्टेंस होता है. यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज दैट ए कंडक्टर is said to be 1 ohm when a 1 ampere current is flowing with the potential difference 1 volt. Very simple definition of 1 ohm. Now you can see, इसको भूल जाओ. रेजिस्टेंस जो है वो I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. बच्चों जो रेजिस्टेंस जो है हमारा वो I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. और आप देख सकते हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या बिहेवियर होता है. डायरेक्टली तो हमें अगर इधर वाली चीज बढ़ेगी तो इधर वाली भी बढ़ेगी, इधर वाली घटेगी तो इधर वाली भी घटेगी. लेकिन ऐसा इनवर्सली में नहीं होता. अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज. चार्ज के रास्ते में दिक्कत आ जाना. चार्ज जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब जाता है कंडक्टर में तो बहुत दिक्कतें आती हैं इसको यहां तक पहुंचने में. या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन जब बी से ए एंड पे आएंगे तो इतने आराम से नहीं आएंगे. इतने इनको ये थोड़ी है कि हाँ बिल्कुल मजे में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही. रास्ते में बहुत दिक्कतें आती हैं जब जाके यहां पहुंचते हैं, फिर करंट चलता. ठीक है. क्यों? क्योंकि आपको बताया मैंने कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, रास्ते में बहुत सारी चीजें भी होती हैं. आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस जो अपनी जगह पर फिक्स है. जब यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब ये खींचेगा तो ये इसके साथ टकराएगा. जब इसने इस इलेक्ट्रॉन को खींचा तो सेल ने जैसे इस बी एंड से इलेक्ट्रॉन को खींचा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी डाली, एक्सेलरेशन डाला. लेकिन आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस इट कोलाइड्स विद सम स्पीसीज आयंस एंड इट कम्स टू रेस्ट. द एनर्जी डिस्ट्रॉयड, खत्म हो जाती है. फिर अब रुक गया, चला, बीड़ा, रुका. फिर इस पॉजिटिव टर्मिनल ने खींचा, फिर एनर्जी आई, फिर ताकत आई, फिर उठा, फिर बीड़ा, फिर थक गया, फिर उठा, फिर चला, फिर उठा, फिर चला और रुक गया. ठीक है ना. तो इसका मतलब चला रुका, चला रुका, चला रुका, चला, ऐसे करते करते एक एंड से दूसरे एंड पे आता है. मींस रेजिस्टेंस यही तो है जो बीच में ये चीज क्रिएट कर रही है. इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां पहुंचाने में, यहां से यहां चलने में जो दिक्कत डाल रही है, जो अंदर की चीजें, वही तो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही हैं. किसके रास्ते में? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के रास्ते में. एंड दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस. अपोजिशन बोलते हैं. इसकी अलग से मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा आपको. अच्छा, अब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सर हम इस कंडक्टर का
रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं? क्या ये दिक्कत कम कर सकते हैं ताकि करंट आसानी से चले और आराम से चले और बढ़िया चले? कर सकते हैं। क्या हम कोई और क्वेश्चन पूछता है कोई बच्चा, कहता है कि क्या हम इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं करंट कम करने के लिए? कर सकते हो। तो करंट को अगर कम और ज्यादा करना है देन यू विल हैव टू चेंज द रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस आई, आर और आई आप देख सकते हो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मींस इनवर्सली में अगर ये चीज बढ़ रही है, रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग अप, ग्रोइंग अप, तो करंट फॉलिंग डाउन। दिक्कत बढ़ी, करंट घटा, दिक्कत घटी तो करंट को आजादी मिली, करंट चढ़ा, ग्रो। तो रेजिस्टेंस के कम ज्यादा से करंट कम ज्यादा हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई बात समझ में? तो इसको लिख लीजिए रेजिस्टेंस। नाउ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग। तो बच्चों आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा ये टॉपिक। तो अब हेडिंग डाल लीजिए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? तो लिखो, इट इज द अपोजिशन। रेजिस्टेंस जो है वो एक अपोजिशन है, रुकावट है, दिक्कत है टू दी फ्लो ऑफ चार्ज, टू दी फ्लो ऑफ चार्ज ड्यू टू द collision of free electrons with ions, molecules, etc. in the conductor. ठीक है, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। रेजिस्टेंस एक अपोजिशन है फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज की फ्लो में। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, हाउ द रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ चार्ज। दिक्कत कहां से आती है? ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फ्री, जब इन इलेक्ट्रॉन्स की भिड़ंत होती है, जब इन इलेक्ट्रॉन्स का टकराव होता है, भयंकर टकराव होता है रास्ते में आने वाली अनदर स्पीसीज से, आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल। एक कंडक्टर में सिर्फ एटम्स नहीं होते, आयंस, मॉलिक्यूल्स, बहुत सारी चीज होती है। इलेक्ट्रॉन के साथ भी कोलिजन हो सकता है। जब कोलिजन होगा तब रुकावट आएगी, दिक्कत आएगी, रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। ये इलेक्ट्रॉन, सपोज करो अभी इसको मैं समझाता हूं, इसको और थोड़ा सा हम इलोबरेट करते हैं, क्या मतलब है इसका। सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला, सेल पावर दे रहा, फोर्स लगा रहा, खींच के, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्टिव जगह। जैसे ही चला, यहां कोई आयन दिखा, यहां कोई आयन दिखा, उससे टकराया, तो जो काइनेटिक एनर्जी लेके ये चला, जो वेलोसिटी से चला वो जीरो हो गई। फिर खींचा, फिर काइनेटिक एनर्जी आई, फिर टकरा गया, फिर चला, फिर टकरा गया, ऐसे। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से भी टकरा सकते हैं और रास्ते में आने वाली और चीजों से भी टकरा सकते हैं और रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कम तो मजा आएगा करंट को फ्लो करवाने में, उसका भाव करवाने में। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, अप हो गया, तो करंट डाउन हो गया, कम हो गया। ठीक है, करंट को कौन सी यूनिट में मापते हैं बच्चों? आपको पता है, पिछले लेक्चर हमने डिस्कस किया था एम्पियर में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट में और रेजिस्टेंस को ओहम में। आई बस में।
तो बच्चों अब बात करते हैं ओम्स लॉ के ग्राफ की, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि सर यहां तक हमें समझ में आ गया है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ओम्स लॉ। अब बात करते हैं, इसका क्वेश्चन आता पेपर में 1 नंबर में, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। तो अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहां हमने V लिया, यहां हमने I लिया, और आपको पता है कि ओम्स लॉ ने क्या निकाला, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, 0 x एक्सिस y एक्सिस। फॉर प्लॉटिंग विद ग्राफ, किसके बीच में हम बना रहे हैं, बिटवीन V एंड I। तो जैसे जैसे V हमारा बढ़ा वैसे वैसे I बढ़ा। अगर हम बात करें 1 वोल्ट, 1 वोल्ट की सेल, 1 वोल्ट का सेल लगाया, 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ जी, पॉइंट बनाया यहां है। 2 वोल्ट का सेल लगाया जी और 2 एम्पियर करंट आया, तो ये 3 वोल्ट का सेल लगाया, 3 एम्पियर आया। एंड आफ्टर ज्वाइनिंग these 3 points you will get a straight line। और ये ग्राफ तभी आता है जब दो चीजें आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लीनियरली ग्राफ बोलते हैं इसको। आई बस, ठीक है। आप चाहो तो आई यहां ले सकते हो और वी यहां, उससे होगा क्या। अब बात करते हैं, आपको पता है कि V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ ये आया था हमारे पास, V इज इक्वल टू आई आर। तो R क्या हो गया, देखो R दो चीजों का रेशियो आया है, V बाई आई। रेजिस्टेंस की आप 2 डेफिनेशन बता सकते हो, एक मैथमेटिकली और एक अभी हमने जो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ा। अगर मैथमेटिकली डिफाइन करोगे देन यू विल से इट इज द रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। V और I का जो रेशियो है वो रेजिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर, 10th क्लास में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, उसमें 2 चीजें आएंगी। जो चीज ऐसे अप ऊपर होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ऐसे 90 डिग्री पर। एंगल्स का तो आपको पता होगा मैथ्स में, ये चीज जो है परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये 90। आइए समझ में, ठीक है। तो होगा क्या, ये परपेंडिकुलर, तो सपोज करो हमने ये ट्राइंगल ली, ये ट्राइंगल आप देख रहे हो O, इसको P मान लेता हूं, इसको C। तो OPC ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OPC you can see what is PC, PC by OC। PC किसके सामने, V, तो PC हमें किसकी वैल्यू देगा, OC किस पे, I, तो I समझ, और V बाई I क्या है, R, ओम्स लॉ से। और परपेंडिकुलर बाय बेस, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ोगे तो याद रख लो, परपेंडिकुलर बाय बेस को हम बोलते हैं बच्चों स्लोप। तो यहां जो स्लोप आई V और I, PC बाय OC करने से, PC बाय OC करने से V बाय I से, तो V बाय I इज इक्वल टू R आया है इस ग्राफ से, इसको बोलते हैं स्लोप। और इसको हम डिनोट करते हैं स्लोप को मैथ्स में स्मॉल m से, या एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है जो आप आगे पढ़ोगे, अभी याद रख लो जस्ट टेंजेंट थीटा, टेन थीटा स्लोप। अब मैं बात करूं, अगर मैं इस I को यहां कर दूं, V को यहां कर दूं, तो स्लोप क्या V बाय I के इक्वल में आएगी या 1 बाय में आएगी। देखो अगर मैं इफ I इंटरचेंज V and I, then what's the slope comes। तो लेट्स सी क्या होता है। अब यहां V ले लिया, यहां I ले लिया, ठीक है। 1 वोल्ट लगाया, 1 एम्पियर, ठीक है, और 2 वोल्ट लगाया, 2 एम्पियर,
और इन पॉइंट्स को जब ज्वाइन करोगे तो अगेन यू गेट ए स्ट्रेट लाइन। क्यों? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप स्टेट बना लेना अपनी कॉपी में, ठीक है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। तो अब यहां क्या होगा, तो अगेन हमने एक ट्रायंगल ली, ये वाली ओ पी सी वाली, ठीक है, ओ पी सी। तो यहां से पीसी करो बाय में ओसी। पीसी आपका परपेंडिकुलर के सामने क्या है, आई, जो पिछले ग्राफ में वी था पीसी, तो यहां आई है। ओसी किस पर है, वोल्टेज वाली लाइन पर, तो ये वी देगा। और आई बाई वी परपेंडिकुलर बाय बेस, अभी पता है क्या बोलते हैं, स्लोप किससे डिनोट करते हैं, एम से, और किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा। तो यहां स्लोप किसके बराबर है, ओम्स लॉ में आप पता है इसको क्या बोलते हैं, v इज इक्वल टू आई आर, फॉर्मूला आया था। तो यहां से आई बाई वी करके देखो यहां क्या बनेगा, तो अगर मैं यहां आई बाई वी करता हूं तो मेरे पास 1 बाई आर आता है, और वहां जब v बाई आई किया था तो इक्वल में आर आया था। तो v बाई आई का रेशो इक्वल में स्लोप है, और i बाई y में रेसिप्रोकल है इसका 1 बाई, तो यहां आया 1 बाई आर। तो ये है आपकी स्लोप। तो i बाई वी में जो स्लोप होगी, अब आप बोल सकते हो कि जो i बाई वी में जो बच्चों स्लोप होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसकी, रेजिस्टेंस की। जल्दी से इसको राइट डाउन कर लीजिए। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिखिए अभी ग्राफ से। जब ग्राफ ऐसा था, जब यहां v था यहां i था, तो जो स्लोप आई थी आपकी, जो स्लोप आई थी रेजिस्टेंस, वो आया था इक्वल टू r इक्वल टू v बाई आई। और जब ग्राफ आपका ऐसा था, जब यहां v था और यहां i, तो यहां जो स्लोप आई वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई r के किसके, i बाई v। और यहां स्लोप जो है आप देख सकते हो, ये मेन पॉइंट है फर्स्ट, ये सेकंड है, स्टार लगा लो इस पे, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे हम एमसीक्यूज, ठीक है। तो ये था आपका ओम्स लॉ का कंप्लीट टॉपिक। इसके बाद में हम बात करेंगे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसको चेंज करके आप करंट को कम कर सकते हो ज्यादा। मतलब करंट को कम ज्यादा करने के लिए, करंट को कम ज्यादा करने के लिए, करंट को ज्यादा करने के लिए रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, करंट को कम करने के लिए रेजिस्टेंस को ज्यादा करना पड़ेगा। मींस नेक्स्ट टॉपिक on this, on the basis of this Ohm's law is that factors on which resistance of a conductor depend। कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, जिनको चेंज करके आप करंट को कम ज्यादा कर सकते हो। तो अगले लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने के लिए आपको ओम्स लॉ का टिप्स, ओम्स लॉ की कॉन्सेप्ट्स सारे के सारे हाथों पे होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए और अगले लेक्चर को अच्छे से सुनना। तब तक के लिए गुड बाय। और बच्चों ओम्स लॉ के टॉपिक और इससे पिछले के टॉपिक्स को अच्छे से स्टोन कर लो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के हम उसके बाद में क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तब तक के लिए आपकी सेवा में हम एक बार फिर से हाजिर होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू टू ऑल।